Hello and welcome to TargetNet. This is Richa and I'm your educator for UGC NET. ये सीरीज मैंने बनाई है नेट के उन एस्पिरेंट्स के लिए जो पेपर 1 की तैयारी कर रहे हैं और साथ ही उन बच्चों के लिए जिनका पेपर 2 मैनेजमेंट कॉमर्स या HRM है। इस सीरीज में मैंने वीकली बेसिस पे हर यूनिट को कवर करने की कोशिश की है जिससे कि जो लर्नर्स मुझे रेगुलरली फॉलो करेंगे वो हर वीक यूजीसी नेट का एक जो वॉल्यूम है या एक यूनिट है उसे कंप्लीट कर पाएंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम लेट अस बिगिन टुडेज सेशन। तो जो आज हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है डिस्टेंस एजुकेशन का, जो आपकी हायर एजुकेशन की यूनिट का एक टॉपिक है। और जैसे ही मैं बोलती हूँ डिस्टेंस एजुकेशन तो इंडिया के कंटेक्स्ट में और इस एग्ज़ाम के कंटेक्स्ट में जो बॉडी आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाती है वो है इग्नू, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, जो हमारे देश की एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है और बहुत सारे डिस्टेंस लर्निंग के प्रोग्राम्स जो हैं वो इसके थ्रू ऑपरेट होते हैं। तो इस बॉडी के बारे में और इसके जो रिसेंट ICT से जुड़े हुए इनिशिएटिव्स हैं वो आपके करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस के लिए इम्पॉर्टेंट हैं। तो ये सारी ही चीज़ें आज की क्लास में हम ट्राई करेंगे कि हम कवर कर पाएँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। ये देखिए, सबसे पहले इसका लोगो दिखा रहा है ये स्लाइड आपको। इग्नू का जो लोगो है वो ये यहाँ पे डिस्प्ले कर रहा है और एक टर्म आती है ये कंपैरेटिव एजुकेशन। ये इससे रिलेटेड तो नहीं है लेकिन फिर भी क्लास शुरू होने से पहले मैं आपको इस कॉन्सेप्ट के बारे में थोड़ा सा बताना चाहूँगी कि कंपैरेटिव एजुकेशन अगर आपसे एग्जामिनर पूछ लेता है तो आप वेग ना हो, आपको एक बेसिक आइडिया हो। बेटा कंपैरेटिव एजुकेशन का मतलब होता है, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, एक ऐसी क्या बोलूँ मैं, फील्ड ऑफ स्टडी, आई जस्ट राइट हियर, ऐसी फील्ड ऑफ स्टडीज या एकेडमिक्स बोल सकते हैं आप उसको, जिसमें कि आप कंपेयर करते हैं अपने एजुकेशन स्ट्रक्चर को किसी फॉरेन कंट्री के एजुकेशन स्ट्रक्चर के साथ। किस लिए कंपेयर करते हैं कि आपको उनकी पॉलिसीज, एजुकेशन को लेकर उनका करिकुलम, उनका कंटेंट, किस तरह के ग्रुप्स जो हैं वो एजुकेशन के सेक्टर को मॉनिटर कर रहे हैं या उसमें हेल्प कर रहे हैं, किस तरह की कल्चरल वैल्यूज़ हैं वो इनकलकेट हो रही हैं उस कंट्री में। तो ऐसी बहुत सारी फ्रंट्स पे जब आप कुछ अच्छा करने वाली कंट्रीज एजुकेशन सेक्टर में उसको अपने साथ कंपेयर करते हैं तो आपको जो डेटा अवेलेबल होता है उससे, दैट इज कॉल्ड एज दी क्रॉस डेटा, जो आप किसी भी रिसर्च में करते हैं, उस डेटा की मदद से आप अपनी कंट्री की एजुकेशन पॉलिसी को फॉर्मुलेट करने में वो आपकी हेल्प करता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे बात करूँ कि रिसेंटली 5 साल में कौन सी ऐसी कंट्रीज हैं या नेशंस हैं जहाँ का एजुकेशन सिस्टम आपको इम्प्रेस कर रहा है, या टॉप 5 जो है एजुकेशन सिस्टम उनमें वो अपनी पोजीशन होल्ड कर रहे हैं, तो वो आप देखेंगे बड़ी अनकन्वेंशनल से नेशंस हैं। यहाँ पर US और ऑस्ट्रेलिया की बात नहीं हो रही है, बल्कि जो अच्छी पोजीशंस जिन कंट्रीज ने होल्ड की गई हैं उसमें नाम है डेनमार्क जैसी कंट्री का। डेनमार्क हो गया, फिनलैंड हो गया, साउथ कोरिया हो गया। तो जो ये कंट्रीज़ हैं इनका जो एजुकेशन सिस्टम है पिछले कुछ सालों में बहुत फ्लरिश किया है और लोगों ने इसको आइडल बनाने की कोशिश की है। तो इस तरह से जो फील्ड ऑफ एकेडमिक्स इस तरह की स्टडी करती हैं जिसमें कि वो अपनी कंट्री को किसी और कंट्री के एजुकेशन सिस्टम के साथ कंपेयर करती हैं, उसको बोला जाता है कंपेरेटिव एजुकेशन। स्लाइड में देख लेते हैं, मैंने यही पॉइंट लिखे हैं आपके लिए कि कंपेरेटिव स्टडी ऑफ एजुकेशनल थ्योरीज एंड प्रैक्टिसेस इन वेरियस कंट्रीज, दूसरी कंट्रीज के साथ आप कंपेयर करते हैं। और किस लिए करते हैं? देखिए लिखा हुआ है, वी अटेम्प्ट टू यूज द क्रॉस नेशनल डेटा टू टेस्ट द प्रपोजिशन अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन एजुकेशन एंड सोसाइटी एंड बिटवीन टीचिंग प्रैक्टिसेस एंड लर्निंग आउटकम्स। वहाँ की टीचिंग प्रैक्टिसेस और जो उससे लर्निंग आउटकम जो मिल रहा है आपको, उसको आप स्टडी करते हैं और अपनी पॉलिसीज की फॉर्मुलेशन में उसकी मदद लेते हैं। तो ये एक ऐसी फील्ड ऑफ स्टडी होती है, थोड़ा सा अनकन्वेंशनल सा टर्म है, नाम से नहीं पता चलता, इसलिए मैंने सोचा कि मैं आपको इसका एक प्रीव्यू दे दूं। और एक दूसरी चीज़, हमारी एक आपने एब्रीविएशन ये सुना होगा, इट्स अ सर्वे पीसा के नाम से। वैसे मैं ये आपको करंट अफेयर्स में कराऊंगी, इसकी फुल फॉर्म अगर आप लिखना चाहते हैं तो इट्स प्रोग्राम फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट असेसमेंट। इट इज़ प्रोग्राम फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट असेसमेंट।
जो ये पीसा होता है ये इसका एग्जाम्पल है कि ये ऐसी बहुत सारी सर्वेज या स्टडीज़ कंडक्ट करता है जिसमें कि आप फॉरेन कंट्रीज जो हैं उनके एजुकेशन सिस्टम्स को या थियरीज़ को वहाँ पे जो फॉलो हो रही हैं उनको स्टडी करते हैं और फिर जो डेटा मिलता है उसको अपने यहाँ इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं। तो ये कंपैरेटिव एजुकेशन को लेकर एक ब्रीफ इंट्रो था। अब आते हैं हम अपने टॉपिक के ऊपर। इनफैक्ट एक और बात है जो इससे पहले मैं डिस्कस करना चाहूँगी, बिकॉज ये ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग जिसको आप लिखते हैं ODL, जो ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग की ये टर्म है, इसे ज़्यादातर लर्नर्स या बच्चे जो हैं वो पैरेलली यूज़ करते हैं, यानी कि इसको विदाउट एनी डिफरेंशिएशन यूज़ करते हैं कि ओपन लर्निंग भी मतलब होता है डिस्टेंस लर्निंग एंड वाइस वर्सा। तो आज इस कॉन्सेप्ट को हम इस क्लास को शुरू करने से पहले क्लियर करेंगे कि ओपन और डिस्टेंस लर्निंग क्या होती है, बिकॉज नाम से ही जहाँ मैंने वर्सेस लगा दिया ये सेल्फ एक्सप्लेन कर रहा है कि दोनों टर्म्स रिलेटेड तो हो सकती हैं बट डिफरेंट हैं। तो आज से आप इनको पैरेलल यूज़ ना करें, क्योंकि जो ओपन लर्निंग है उसका मतलब होता है कि ओपन लर्निंग एक ऐसी फिलॉसफी है एजुकेशन को लेकर जो एजुकेशन में बेटा फ्लेक्सिबिलिटी होती है ना, कि कुछ भी रिजिड नहीं है, उसको जो है उसको एक्सेप्ट करती है। सो फिलॉसफी, ऐसी एजुकेशनल फिलॉसफी जो एजुकेशन को लेकर फ्लेक्सिबिलिटी को एक्सेप्ट करती है उसे बोला जाता है ओपन लर्निंग। अब जब मैं बोल रहा हूँ फ्लेक्सिबिलिटी तो इसका मतलब है ओपननेस या फ्लेक्सिबिलिटी किस टर्म्स में, इस टर्म में कि जो एजुकेशन है उसका जो प्रोग्राम है या कोई कोर्स है या कोई डिसिप्लिन है उसमें जो एंट्री और एग्जिट है, मैं यहाँ पे उन चीज़ों को लिखती हूँ आपके लिए, किन चीज़ों को लेकर फ्लेक्सिबिलिटी, एंट्री और एग्जिट, यानी कि एंट्री और एग्जिट का मतलब हो गया किसी भी प्रोग्राम में हम जो एडमिशन लेना चाहते हैं वो एंट्री की जो रूल्स हैं वो फ्लेक्सिबल हों और आप उस प्रोग्राम से एग्जिट करना चाहते हैं तो वो भी आप इजीली कर पाएं। तो एंट्री और एग्जिट को लेकर फ्लेक्सिबिलिटी हो, या पेस आप समझते हैं, स्पीड किस स्पीड पे आप उस मॉड्यूल को करना चाहते हैं। जब आप एक कन्वेंशनल प्रोग्राम या कन्वेंशनल इंस्टीट्यूशन में एडमिशन लेते हैं तो आपको एक रिजिड पैटर्न फॉलो करना पड़ता है जिसमें कि आपके पास सेमेस्टर्स होते हैं, कोर्स कंटेंट होता है, आपको एग्जाम देना होता है, टाइमली असाइनमेंट सबमिट करने होते हैं। लेकिन जो ओपन लर्निंग है वो एक ऐसी फिलॉसफी है जो कि पेस रिलेटेड इश्यूज में भी फ्लेक्सिबिलिटी आपको प्रोवाइड करती है कि किस स्पीड पे आप अपने मॉड्यूल को करना चाह रहे हैं, तो आपको बाउंड नहीं किया जाता, क्योंकि ओवरऑल पर्पस जो डिस्टेंस लर्निंग या ओपन लर्निंग का है वो हमेशा क्या रहता है, वो ये रहता है कि जो स्टूडेंट का एडमिशन प्रोसीजर है, जो एडमिशन प्रोसीजर है वो फ्लेक्सिबल हो, इसके साथ साथ जो प्रोग्राम उनको दिया जा रहा है वो कॉस्ट इफेक्टिव हो, और जो प्रोग्राम्स अवेलेबल करा रहे हैं, जो आपको प्रोग्राम्स ऑफर हो रहे हैं वो ऐसे ही कोई प्रोग्राम्स नहीं हो बल्कि स्टूडेंट की नीड एनालिसिस को देखने के बाद वो प्रोग्राम्स आपको ऑफर किए जाएं। ये तीनों जो हैं, ये तीन बड़े इंपॉर्टेंट फीचर हैं डिस्टेंस लर्निंग के, क्योंकि अल्टीमेटली ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग का एम जो होता है वो होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एजुकेशन मिले, कोई पीछे ना छूटे, किसी भी फाउंडेशन की वजह से या किसी भी प्रॉब्लम की वजह से वो एडमिशन नहीं ले पा रहा है या पढ़ नहीं पा रहा है, तो उसकी इस प्रॉब्लम को दूर करने का पर्पस होता है वो ओपन डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम का होता है। और आपने देखा भी होगा कि इसमें वो सारे प्रोफेशनल और टेक्निकल प्रोग्राम्स तो होते ही होते हैं, साथ में लाइफ लॉन्ग लर्निंग प्रोग्राम्स। अगर आप अपने रिज्यूमे में कुछ ऐड करना चाहते हैं टाइम के साथ तो आप क्या करते हैं, आप कोई डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम ज्वाइन कर लेते हैं। अगर आप रेगुलर कहीं एम्प्लॉयड हैं या कोई काम कर रहे हैं या पढ़ाई कर रहे हैं तो आप क्या करते हैं, डिस्टेंस लर्निंग आपको फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है, ओपन लर्निंग। तो ये पेस जो है वो बता रहा है कि आप किस स्पीड पे अपना मॉड्यूल करना चाहते हैं। इसके अलावा टाइम से रिलेटेड इश्यूज, इसके अलावा स्पेस और डिस्टेंस, एजुकेटर अगर आपसे दूर है तो भी आपकी पढ़ाई हिंडर ना हो, तो और इनफैक्ट असेसमेंट को लेकर भी, असेसमेंट या इवैल्यूएशन जो होता है उसको लेकर भी जो फ्लेक्सिबिलिटी होती है वो एडवोकेट करती है ओपन लर्निंग की फिलॉसफी। याद रखिएगा ये वर्ड फिलॉसफी। वहीं मैं अब आती हूँ डिस्टेंस लर्निंग के ऊपर। अब डिस्टेंस लर्निंग एक ऐसी अम्ब्रेला टर्म है या ऐसी टर्म है जो इस ओपन लर्निंग की या ओपन फ्लेक्सिबिलिटी जो ये ओपननेस एजुकेशन को लेकर उसको वेलकम करती है और उसे अपनाकर उसे फाइनली प्रेजेंट करती है। यानी कि वो ऐसा एक मोड है जो इस फिलॉसफी को क्या करता है, डिलीवर करता है वेरियस मीन्स से। यानी कि जो डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम्स आप देखते हैं वो क्या करते हैं, आपको
वो इस फ्लेक्सिबिलिटी को अचीव करने में मदद करते हैं। कैसे? कि वो आपको पीपीटीज देंगे, आपको रिटन नोट्स देंगे, आपको वीडियो लेक्चर्स देंगे, आपको ऑनलाइन लेक्चर्स देंगे, आपके घर पे कोर्स मटेरियल डिलीवर होगा, आपको ऑडियो कैसेट्स जो हैं उस फॉर्म में मटेरियल मिलेगा। तो क्या कर रहा है ये, उस फ्लेक्सिबिलिटी को इसने एक्सेप्ट किया। तो ये इस फिलॉसफी को वर्कआउट करने का प्लेटफॉर्म है जिसे डिस्टेंस लर्निंग बोला जाता है। और ओपन जो लर्निंग है वो क्या है, एक फिलॉसफी है। पहली चीज जो कि ये सब बेसिक बातें हैं, ये आपको जरूर पता होनी चाहिए, क्योंकि जब आप कोई टॉपिक पढ़ते हैं और कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे होते हैं तो ऊपरी जो नॉलेज है वो आपको लॉन्ग टर्म में हेल्प नहीं कर पाती है। आपके लिए सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होना बहुत जरूरी होता है। और फिर अगर कोई भी कंसेप्चुअल क्वेश्चन आता है तो वो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करता। पहली चीज। दूसरी चीज, अगर आपसे पूछा जाए कि ओडीएल का प्लेटफॉर्म जो है वर्ल्ड वाइड में वो क्या है, तो जो आपने नाम सुना है और हम आगे के लेक्चर्स में भी करेंगे, मूक, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज। ओडीएल ऐसा ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग का प्लेटफॉर्म है जिसमें पूरे वर्ल्ड में ही डिस्टेंस लर्निंग के प्रोग्राम्स ऑफर किए जाते हैं। ये बात अलग है कि इंडिया में जो मूक का पोर्टल है जो फेमस है वो है स्वयं। और इसके अलावा जो जनरली बच्चे ओपन एजुकेशन से जुड़े हुए होते हैं और जो इंटरनेट को देखते भी होंगे या सर्च करते होंगे, उन्होंने ये दोनों प्लेटफॉर्म सुने होंगे, कोर्स एरा एंड एडेक्स। ये दोनों और पॉपुलर प्लेटफॉर्म्स हैं किसके, ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग के ही, जो क्योंकि आपको बहुत सारी यूनिवर्सिटीज से बहुत सारे डिसिप्लिन्स में डिस्टेंस लर्निंग के प्रोग्राम्स ऑफर करते हैं, ऑथेंटिक प्रोग्राम्स, क्वालिटी प्रोग्राम्स। तो इसको एक बार स्लाइड में देख लेते हैं, डिफरेंस ओपन लर्निंग का और डिस्टेंस लर्निंग का। वही लिखा है मैंने, इट एक्सेप्ट्स द फिलोसफी ऑफ ओपननेस एंड ऑल द वाइड रेंज ऑफ इनोवेशन एंड रिफॉर्म्स इन एजुकेशन सेक्टर रिलेटेड टू द ओपननेस, जिसमें कि फ्लेक्सिबिलिटी हो एंट्री एग्जिट को लेकर, पेस एंड प्लेस को लेकर, कॉम्बिनेशन ऑफ कोर्सेज, आपको कौन सा कोर्स लेना है अपने हिसाब से आप चूज कर पाए, और असेसमेंट, इस तरह की चीजों में फ्लेक्सिबिलिटी हो। वहीं डिस्टेंस लर्निंग क्या है, वो एक ऐसा मोड है जो कि इस फिलोसफी को, ओपन लर्निंग को इम्प्लीमेंट करता है, ट्रांसलेट करता है, और इसमें वो सारे टीचिंग अरेंजमेंट्स आते हैं जो टीचर एंड लर्नर यूज करते हैं इस चीज को एक्सेप्ट करने के लिए, इसको इस तरह की जो एजुकेशन है उसको डिलीवर और अंडरस्टैंड करने के लिए। और वो जो मैंने आपको वेरियस मोड्स बताए थे वो वही थे कि टीवी के थ्रू या ऑडियो लेसन्स के थ्रू या फिर इंटरनेट के थ्रू, इस तरह इन सब तरीकों से आप क्या करते हैं, उन कोर्सेज को अवेल करते हैं। तो ये एक बेसिक डिफरेंस है ओपन लर्निंग एंड डिस्टेंस लर्निंग का। डिस्टेंस लर्निंग के बारे में कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन एक बार देख लेते हैं। ये वही पॉइंट है जो मैं आपको बता रही हूँ, डिस्टेंस लर्निंग में जो लर्नर और जो फैसिलिटेटर है या इंस्ट्रक्टर और जो स्टूडेंट है या फिर टीचर और जो प्यूपल्स हैं वो एक दूसरे से सेपरेटेड हैं टाइम और डिस्टेंस के हिसाब से। यानी कि जैसे कि आप और मैं यहाँ पे मैं अपने घर से ये क्लास ले रही हूँ और आप कहीं से भी इस क्लास को अगर सुन रहे हैं तो हम आपस में टाइम और डिस्टेंस से सेपरेटेड हैं। एक ही टाइम में कन्वेंशनल टीचिंग, ट्रेडिशनल जो क्लासरूम होता है उसकी तरह पढ़ाई नहीं हो रही है। इसके अलावा क्या हो रहा है, डिस्टेंस लर्निंग का एक इंपॉर्टेंट फंडा जो मैंने आपको बताया था वही, स्टूडेंट की नीड एनालिसिस करके क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड करना जो होता है वो क्या होता है, डिस्टेंस एजुकेशन का एक एम होता है। और दूसरा एक करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है कि जो सबसे पहली यूनिवर्सिटी थी वर्ल्ड में जिन्होंने सबसे पहले डिस्टेंस एजुकेशन की डिग्रीज प्रोवाइड की वो कौन सी थी, तो उसका नाम था यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन। अगले पॉइंट पे आते हैं, फर्स्ट इन इंडिया। ये एक घुमाने वाला क्वेश्चन है, जनरली बच्चों से पूछा जाता है कि सबसे ज़्यादा पुरानी डिस्टेंस लर्निंग की कौन सी यूनिवर्सिटी थी, तो वो ब्लाइंडली इग्नू पे टिक कर देते हैं, अज्यूमिंग कि यही पॉपुलर यूनिवर्सिटी है तो यही सबसे पुरानी होगी। तो यहाँ पे आप ये पॉइंट नोट कर सकते हैं कि इग्नू ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी नहीं थी। सबसे ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी है डॉक्टर BR अम्बेडकर ओपन यूनिवर्सिटी इन हैदराबाद, जो कि 1982 में एस्टैब्लिश हुई थी। और यही बात इसको वैलिडेट कर रहा है बिकॉज इग्नू जो थी वो 1985 में आई थी। तो पुरानी बन जाती है कौन सी, डॉक्टर BR अम्बेडकर यूनिवर्सिटी। अगर इस नाम से नहीं पूछता और आपसे पूछता है तेलंगाना ओपन यूनिवर्सिटी क्या सबसे ओल्डेस्ट थी, तो आपका जवाब होगा यस, क्योंकि इसका दूसरा नाम तेलंगाना ओपन यूनिवर्सिटी है। इग्नू पे आते हैं, इग्नू का हेड ऑफिस देखिए कहाँ है, दिल्ली में मैदानगढ़ी में सिचुएटेड है, और साल कौन सा था, 1985। अब इस लाइन में जो अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है साल और एब्रीविएशन के अलावा वो ये है कि इग्नू एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, वेरी इंपॉर्टेंट, इसको मार्क कर लीजिए। जो हमारी कंट्री में 51 टिल डेट जो रिसेंट सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, इग्नू इज वन ऑफ दोज
सेंट्रल यूनिवर्सिटी। इसलिए जिन बच्चों को ये डाउट रहता है कि इग्नू पता नहीं कैसी यूनिवर्सिटी है और उसके कैसे प्रोग्राम्स हैं, वो वैलिड हैं या नहीं है, उनकी गलतफहमी आज दूर हो जाएगी कि ये एक जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ होती हैं हमारी कंट्री की सबसे ज़्यादा रिकॉग्नाइज्ड जो यूनिवर्सिटी, और इसके सारे ही जो प्रोग्राम्स हैं करिकुलम के और जितने भी डिसिप्लिन के कोर्सेज ऑफर होते हैं वो सारे ही सारे ऑथेंटिक हैं। और पूछा जाता है आपसे ये कौन सी यूनिवर्सिटी है तो आपको पता होना चाहिए सेंट्रल। और कौन सी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हमारी कंट्री में है ये हम स्टेट वाइज स्टडी करेंगे किसी और लेक्चर में, क्योंकि वो भी आपके सिलेबस का पार्ट है। अभी के लिए बस इतना जानते हैं कि ये एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। एक और इम्पॉर्टेंट टर्म देखिए, मैंने ये सारे कॉन्सेप्ट साथ में आपके क्लियर किए हैं बिकॉज इन चीज़ों की वजह से अगर घुमा के क्वेश्चन आता है असर्शन रीजन का तो बच्चों को फिर कंफ्यूजन नहीं होगी। देखो ये दो टर्म्स हैं जो डिस्टेंस लर्निंग के कंटेक्स्ट में इंपॉर्टेंट है। दोनों ही टर्म ई लर्निंग के कंटेक्स्ट में क्या कैसे वेरी करती हैं ये हम इस स्लाइड में समझेंगे। बहुत ज़्यादा टेक्निकल डिफरेंस मैं यहाँ नहीं बताऊंगी असिंक्रोनस और सिंक्रोनस का, बट लर्निंग के कंटेक्स्ट में ज़रूर यहाँ पे हम क्लियर करेंगे। देखो बेटा, सिंक्रोनस और असिंक्रोनस में सीधा एक डिफरेंस है। सिंक्रोनस का मतलब होता है ऐसी ई लर्निंग, क्योंकि हम ई लर्निंग की बात कर रहे हैं, इंटरनेट के थ्रू बात कर रहे हैं, ऐसी लर्निंग जिसमें कि लर्निंग जो हो रही है वो रियल टाइम में हो रही है। इसका जो मेन वर्ड है, की वर्ड है, वो रियल टाइम है। यानी कि रियल टाइम का मतलब है लाइव। यहाँ पे टीचर ने 12 बजे अनाउंस किया, जो आपकी लाइव क्लासेस में होता है कि आई विल बी ऑनलाइन, तो आप आ जाते हैं अपनी जगह पे और उसी स्पेसिफिक जगह और स्पेसिफिक टाइम पे क्या होता है आप उस क्लास को अवेल करते हैं। वो लर्निंग जो है आपको प्रोवाइड की जाती है इंस्ट्रक्टर से, तो वो हो जाती है आपकी सिंक्रोनस ई लर्निंग। फॉर एग्जांपल जैसे कि आपने देखा होगा जितने भी लाइव मैचेस होते हैं, मान लीजिए वर्ल्ड कप का कोई क्रिकेट मैच है और ऑस्ट्रेलिया में हो रहा है, तो आपका जो टाइम है उस टाइम पे वो टेलीकास्ट हो रहा है, तो आप अपने टेलीविजन के थ्रू क्या करते हैं लाइव देखते हैं उसको, रिकॉर्डेड नहीं देखते हैं। जिस टाइम पे वो हो रहा होता है रियल टाइम में आपको स्ट्रीम होता है और आप उसको एक्सेस करते हैं। उसी तरह डिस्टेंस लर्निंग में ऐसी एजुकेशन जो लाइव हो रही हो, रियल टाइम में उसी टाइम पे हो रही हो और उसी टाइम पे जो यूजर है वो उस चीज को लर्न कर रहा हो, वो बन जाती है सिंक्रोनस लर्निंग। अब मैं इसके एडवांटेजेस की बात करूं तो ये है कि एक तो क्योंकि आप रियल टाइम में टीचर के साथ कनेक्टेड हैं तो आप ज़्यादा फोकस्ड हैं, यू आर मोर फोकस्ड। टीचर भी आपके साथ इन डेप्थ जो टॉपिक है उसको डिस्कस कर सकता है। और क्या हो सकता है इसमें, यू कैन आस्क योर क्वेरीज और डाउट्स। आप अपने क्वेश्चंस जो हैं या डाउट्स हैं वो ऑनलाइन टीचर से तभी पूछ सकते हैं, आपको कमेंट सेक्शन में करने की या बाद में पूछने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज टीचर इज़ लाइव इन फ्रंट ऑफ यू। आप अपने डाउट्स पूछ सकते हैं, आप ज़्यादा इन्वॉल्व रहते हैं, यू आर मोर इन्वॉल्व व्हेन टीचर इज़ राइट इन फ्रंट ऑफ यू। तो ये सारे इसके फ़ायदे हैं। और अगर मैं डिसएडवांटेजेस की बात करूँ तो वो क्या हो सकती हैं कि मान लीजिए आप लाइव बात तो कर रहे हैं लेकिन बीच में कोई टेक्नोलॉजिकल या टेक्निकल प्रॉब्लम हो गई तो क्या हो जाएगा, पूरा लेक्चर हिंडर हो जाएगा। तो ये इसका डिसएडवांटेज हो गया। अब आऊँ मैं अगर असिंक्रोनस ई लर्निंग में, तो इसमें क्या है, ई लर्निंग हो रही है इंटरनेट के माध्यम से, आप आईसीटी से पढ़ तो रहे हैं लेकिन वो रियल टाइम में नहीं है, वो ऑफलाइन है। फॉर एग्जाम्पल इसमें जो स्टूडेंट है वो अपना काम खुद कंप्लीट कर रहा है लेकिन उसको सपोर्ट करने के लिए वो क्या कर रहा है, इंटरनेट की मदद ले रहा है और अपने कोर्स मटेरियल से रिलेटेड चीज़ों को समझने और जानने के लिए वो क्या कर रहा है, ईदर ही इज सर्चिंग द वेब। आप जैसे गूगल पे कुछ सर्च करते हैं, आपको कोई टॉपिक है उसके बारे में जानना है तो, या फिर ईमेल में कोई इन्फॉर्मेशन है, या फिर किसी ने अपने नोट्स पब्लिश किए हैं, या फिर जितने भी ये फोरम्स होते हैं, एजुकेशनल फोरम्स होते हैं, उन पे कोई टॉपिक के ऊपर डेटा पब्लिश हो रहे हैं, तो आप उसे क्या कर रहे हो, आप रियल टाइम में उसको एक्सेस नहीं कर रहे हो, आप उसे अपने टाइम में अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से एक्सेस कर रहे हो और वो आपको बेनिफिट कर रहा है अपने प्रोग्राम को, सॉरी अपनी पढ़ाई का जो भी टॉपिक है उसको खत्म करने में। तो वो हो जाती है असिंक्रोनस लर्निंग, जो कि रियल टाइम नहीं होती, वो तब होती है जब स्टूडेंट ऑफलाइन होता है। ठीक है, तो ये एक डिफरेंस था जो आपको पता होना चाहिए। फाइनली इग्नू आ गई है हमारी स्लाइड और इसमें देखिए द पीपल्स यूनिवर्सिटी, ये इसका मोटो है, द पीपल्स यूनिवर्सिटी। क्यों होगा ये पीपल्स यूनिवर्सिटीज का मोटो, क्योंकि ये आम लोगों की यूनिवर्सिटी वो बताने की कोशिश करते हैं कि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की यूनिवर्सिटी है, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा फ्लेक्सिबल है किन चीज़ों को लेकर, जो मैंने आपको बताई थी वो सारी चीज़ों को लेकर। और एक और डेटा ये बताता है कि जो हमारा डिस्टेंस लर्निंग का सिस्टम है इंडिया का, वो काफ़ी अच्छा है वर्ल्ड फोरम में। इनफैक्ट कहा जाता है कि चाइना के बाद सेकेंड नंबर पे हमारा डिस्टेंस एजुकेशन प्रोग्राम्स हैं, और इसके अलावा मिलियंस ऑफ स्टूडेंट्स
मिलियंस ऑफ स्टूडेंट्स जो हैं उन्होंने डिफरेंट प्रोग्राम्स में इग्नू में एनरोल किया हुआ है और ultimately this university is helping in increasing our GER, the gross enrollment ratio को increase करने में मदद कर रही है because क्या हो रहा है, जिन लोगों की पढ़ाई छूट गई है या adult education है या vocational programs हैं या फिर ऐसे drop outs हैं जो किसी वजह से education नहीं अपनी पूरी कर पाए या फिर आप साथ में कोई जॉब कर रहे हैं या फिर आप पढ़ रहे हैं, तो उन सारे ही बैरियर्स को ओवरकम करके आप लाइफ लॉन्ग लर्निंग करना चाहते हैं तो आपके लिए क्या प्लेटफॉर्म है, इग्नू जैसा प्लेटफॉर्म। तो ये अल्टीमेटली एजुकेशन का जो कवरेज है उसको बढ़ाने में ये मदद कर रहा है। देखते हैं क्या लिखा हुआ है, यही मैंने लिखा है, सेंट्रल गवर्नमेंट रन कर रहा है और 4 मिलियन से भी ज्यादा स्टूडेंट इसमें एनरोल्ड हैं। मोटो इज पीपल्स यूनिवर्सिटी एज वी हैव डिस्कस्ड। चांसलर इंपॉर्टेंट, स्ट्रेट क्वेश्चन अगर पूछता है इग्नू के चांसलर कौन है तो वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है। क्यों है? क्योंकि जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होते हैं वो हमारी सारी ही सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के चांसलर होते हैं। वाइस चांसलर इंपॉर्टेंट अभी जो हमारे हैं वो नागेश्वर राव, अगर ड्यू कोर्स ऑफ टाइम में ये चेंज होते हैं आपके एग्जाम तक तो मैं अपडेट कर दूंगी आपको। रीजनल सेंटर्स, इसके वाइड स्प्रेड रीजनल सेंटर्स हैं, बहुत सारे रीजनल सेंटर्स हैं जो कि नंबर ऑलमोस्ट 67 है। और देखो क्या लिखा हुआ है, जोन्स इंपॉर्टेंट है आपके लिए इग्नू की। 5 जोन्स हैं, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट तो है ही, और इसके अलावा नॉर्थ ईस्ट के बच्चों के लिए जो जोन है वो भी एक इसकी स्पेशल जोन है, एक इसकी इनिशिएटिव भी हम रिलेटेड पढ़ेंगे नॉर्थ ईस्ट से। तो इस तरह इसकी 5 जोन्स हैं जिन पे इग्नू काम कर रहा है। ये एक बैकग्राउंड है, कई बार वो पूछ लेता है DEC क्या है और DEB क्या है, तो आपको पता होना चाहिए कि जो डिस्टेंस एजुकेशन थी हमारी कंट्री में जब स्टार्ट हुई थी तो उस टाइम पे ये डिस्टेंस एजुकेशन काउंसिल बनाई गई जो कि सारी ओपन लर्निंग और डिस्टेंस लर्निंग की जो चीज़ें हैं उन्हें रेगुलेट करेगी, उनको रेगुलेट करेगी। तो ये DEC बनाई गई थी पहले बॉडी, और उसके बाद जब इग्नू बना और इग्नू के बाद 1991 के अराउंड या 92 मैक्सिमम 92 में फंक्शन किया था, 91 में जो फॉर्म किया उस टाइम पे क्या हुआ, उस टाइम पे ये सोचा गया कि DEC वॉज एस्टैब्लिश इन 1991। उसके बाद में 2013 में UGC ने DEC को टेक ओवर किया, उसके सारे एसेट्स और सारा मैन पावर डिसॉल्व करने के बाद जो नई बॉडी बनाई गई इस काम के लिए, रेगुलेशन के लिए, वो है DEB, जिसको आप बोलते हैं डिस्टेंस एजुकेशन ब्यूरो। और अब ये बॉडी इग्नू के साथ सारे ही डिस्टेंस लर्निंग के प्रोग्राम्स को रेगुलेट करती है और उनको ऑब्जर्व करती है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि DEC पहले करती थी और अब DEB करती है, बस इतना आपको पता होना चाहिए। अब आते हैं हम करंट अफेयर्स के जो टॉपिक हैं। अब इग्नू के बहुत सारे इनिशिएटिव्स हैं, वो कौन कौन से इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव्स हैं, और कुछ टर्म्स हैं ऐसी जो एक दूसरे से रिलेटेड हैं और क्वेश्चन फ्रेम हो जाता है कई बार या हो सकता है, तो आज हम एक बार उसको डिस्कस कर लेते हैं। ज्ञान दर्शन पहला इंपॉर्टेंट और ज्ञान दर्शन 2, 1 and 2। अब ये क्या है, एकदम सीधा डिफरेंस आपको पता होना चाहिए कि ज्ञान दर्शन अगर नाम आ गया तो वो क्या है। तो सीधी लैंग्वेज में बात करूँ तो ज्ञान दर्शन एक ऐसा टेलीविजन चैनल है, सैटेलाइट चैनल है जो कि इग्नू के जो प्रोग्राम्स हैं उनको टेलीकास्ट करता है सारे ही डिसिप्लिन में, राइट फ्रॉम द प्राइमरी क्लासेस टू द हायर एजुकेशन कोर्सेज। तो इसकी वैरायटी ऑफ प्रोग्राम्स जो हैं वो टीवी पे टेलीकास्ट होते हैं। किस चैनल का जो नाम है वो है ज्ञान दर्शन 1, और उसके बाद इसका सेकेंड फेज जो था वो भी रिलीज हो गया था 2000 में, जो अगेन एक पॉपुलर चैनल है। और ये किसका इनिशिएटिव था? इट वाज अ जॉइंट इनिशिएटिव ऑफ इग्नू, MHRD, प्रसार भारती, और जो हमारी MIB है, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग है वो, और इग्नू की नोडल एजेंसी और इसरो, इन सब के जॉइंट वेंचर जो है ये चैनल है। और ये एक बहुत ही ज़्यादा प्रीमियर डेवलपमेंट था इग्नू का, बिकॉज इग्नू ने अपने सारे प्रोग्राम्स को पहली बार टेलीविजन पे जो टेलीकास्ट किया था वो इस चैनल के थ्रू किया था। दूसरी चीज़, इस पे 24 घंटे जो प्रोग्राम्स हैं वो लाइव और रिकॉर्डेड दोनों जो हैं वो टेलीकास्ट होते रहते हैं। किन चीज़ों के प्रोग्राम्स होते हैं मैं बता चुकी हूँ, एजुकेशनल प्रोग्राम्स होते हैं इन सारे ही क्लासेस को लेकर, इनके अलग अलग सब्जेक्ट्स को लेकर। जो लाइव क्लासेस हैं वो हर दिन 2 घंटे जो हैं वो टेलीकास्ट होती हैं, और उसके अलावा जो बाकी टाइम है उसमें रिकॉर्डेड लेक्चर्स जो हैं वो टेलीकास्ट होते हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए। एक दूसरा एकलव्य टेक्नोलॉजी चैनल इंपॉर्टेंट है।
नाम से पता चल रहा है टेक्नोलॉजी का चैनल है, तो इग्नू के ऐसे प्रोग्राम्स को दिखाता होगा जो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हैं। अब प्रिसाइसली वो क्या प्रोग्राम है देखते हैं। इसको इनॉग्रेट किया था मुरली मनोहर जोशी जी ने 26 जनवरी 2013 में। और ये क्या है, एक टाई अप है बिटवीन आईआईटी एंड इग्नू। देख रहे हैं यहाँ पे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजीज और इग्नू का ये एक इम्पॉर्टेंट टाई अप है। और ये एक वर्चुअल क्लासरूम की तरह है जिसमें कि जो आईआईटी के जो प्रोग्राम्स हैं या क्लासरूम में जो प्रोग्राम्स डिलीवर होते हैं वो आप इस चैनल पे देख सकते हैं, जिसका की नाम है एकलव्य टेक्नोलॉजी चैनल। एजुसेट क्या है, किसी ने सुना है? ये हमारी ऐसी पहली एजुकेशन सैटेलाइट है जो स्पेसिफिकली एजुकेशन के सेक्टर को कवर करने के लिए जो थी वो डेवलप की गई थी। देखिए वही है, इट इज इंटरैक्टिव सैटेलाइट बेस्ड डिस्टेंस एजुकेशन प्रोग्राम लॉन्च्ड इन 2004 एंड इट इज द फर्स्ट इंडियन सैटेलाइट बिल्ट एक्सक्लूसिवली फॉर सर्विंग द एजुकेशन सेक्टर। एजुकेशन के सेक्टर को सर्व करने के लिए ये पहली वेबसाइट बनाई गई। GSAT-3 श्रीहरिकोटा में ये है। अब ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। एक हमने पढ़ा ज्ञान दर्शन जो कि एक चैनल था, और ज्ञान वाणी और ज्ञान धारा क्या होता है ये भी आपको बिल्कुल क्लियरली पता होना चाहिए। नाम से देखिए ज्ञान वाणी, ये एक हमारा FM रेडियो चैनल है जो इग्नू के प्रोग्राम्स जो है अगेन उनको टेलीकास्ट करता है, उनको एयर करता है। और कब आया था ये? 2001 में। और जो इस पे प्रोग्राम्स डिलीवर होते हैं उन जो लैंग्वेज है वो हिंदी, इंग्लिश और रीजनल लैंग्वेज इन सभी में डिलीवर होते हैं। और अच्छी खासी रेंज है इसके स्टेशन की, 60 किलोमीटर। मैंने टेक्निकल डिटेल लिखा है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब सिर्फ इतना है कि जो इसकी कवरेज है वो उस पूरी सिटी और इनफैक्ट आसपास के जो रूरल एरियाज है वहां तक है इस FM चैनल की कवरेज। और इन सब पे टाइम टू टाइम जो है वो प्री रिकॉर्डेड लेक्चर्स और लाइव लेक्चर्स जो हैं आप सुन सकते हैं इन चैनल्स पे। इसके साथ ही इन चैनल्स पे ही एक टाइम स्लॉट होता है, दोनों में ही IRC की फैसिलिटी ज्ञानवाणी और धारा दोनों में अवेलेबल है। IRC का मतलब है इंटरैक्टिव रेडियो काउंसलिंग फैसिलिटी। इसमें आप अपने जो टॉपिक ऑफ द डे होता है उसके ऊपर जो रिलेटेड फैकल्टी होती है या सपोर्ट ग्रुप्स होते हैं या टीचर्स या इंस्ट्रक्टर्स होते हैं उनके साथ आप क्या कर सकते हैं, काउंसल कर सकते हैं। आप उनसे अपनी क्वेरीज पूछ सकते हैं किसी भी कोर्स को लेकर या उससे रिलेटेड जो उसकी इंफॉर्मेशन है उसको लेकर। तो किसी भी तरह की जानकारी जो है वो आप उस टाइम स्लॉट में क्या कर सकते हैं, जब आपका IRC जो है वो एयर हो रहा हो तो आप उस टाइम पे उनसे बातचीत करके ये इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। ये एक तरह की काउंसलिंग का काम भी या काउंसलिंग की फैसिलिटी भी प्रोवाइड करता है। ज्ञानवाणी FM रेडियो चैनल है, ज्ञान दर्शन TV चैनल है। अब ज्ञान धारा क्या है देखिए, इंटरनेट ऑडियो काउंसलिंग सर्विस। इसमें स्टूडेंट अपने टीचर से लाइव डिस्कशंस को सुन सकते हैं, किसके द्वारा? टेलीफोन, ईमेल या चैट मोड में। इसमें कुछ भी लाइव नहीं है, इसमें क्या कर रहे हो आप, चैट मोड में चैट करके या ईमेल के थ्रू या टेलीफोन के थ्रू आप क्या कर सकते हो, बिकॉज ये ऑडियो है देखिए, तो इसमें आप उनसे टीचर से अगेन आप बातचीत करके अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं या फिर एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन जो है वो रिट्रीव कर सकते हैं। ये देखिए क्या है, साक्षत, मैं यहाँ लिख देती हूँ साक्षत, अनदर इम्पॉर्टेंट इनिशिएटिव ऑफ इग्नू। पहला तो क्वेश्चन यही हो सकता है कि ये इनमें से बताइए कि इग्नू का कौन सा इनिशिएटिव है, और अगर 4 नाम आ जाते हैं तो MHRD के इनिशिएटिव्स हैं या ICT के इनिशिएटिव्स हैं या टीचिंग के इनिशिएटिव हैं, रिसर्च के इनिशिएटिव्स हैं। ये डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। तो साक्षत का नाम आते ही आपके माइंड में आ जाना चाहिए कि ये इग्नू का इनिशिएटिव है। और ये क्या है, एक 1 स्टेप पोर्टल है जिसमें कि सारे ही प्रोग्राम्स जो हैं, सारे ही कंटेंट स्कूल एजुकेशन और कॉलेज एजुकेशन से जो जुड़ा हुआ है वो अवेलेबल है। क्योंकि यहाँ देखिए लिखा हुआ है कंटेंट इज डेवलप्ड बाय UGC, AICTE, NCERT, इग्नू एक्सेट्रा। तो यहीं से पता चल रहा है कि यूनिवर्सिटी के जो डिसिप्लिन हैं, UG PG प्रोग्राम्स हैं वो, और जो स्कूल के प्रोग्राम्स हैं वो सारे ही आपको इस एक 1 स्टेप पोर्टल, एजुकेशन पोर्टल ये लॉन्च किया इन्होंने, वहाँ पे अवेलेबल हो जाते हैं। और यहाँ पे आप जाकर इस पोर्टल पे जाकर आप उनको एक्सेस करके आप जो भी इंफॉर्मेशन चाहें या जो भी पढ़ना चाहें वो पढ़ सकते हैं। इसको लॉन्च किया था प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने 2006 में। और क्या है, ये ऐसा इनिशिएटिव है MHRD का जो कि एजुकेशनल लर्निंग नीड्स जो स्टूडेंट्स और टीचर्स की है उसको ये प्रोवाइड कराता है, उसको हेल्प करता है अटेन करने में, अचीव करने में।
ई ज्ञान कोश बिल्कुल नया है, देखिए नाम ये नहीं है, मैंने देखा है ज्यादातर लोगों को फेमिलराइज नहीं होता। ई ज्ञान कोश, कोश का मतलब क्या होता है, एक तरह से कोश का मतलब होता है खजाना। तो ये ज्ञान कोश भी ऐसा डिजिटल रेपोजिटरी यानी खजाना है उन सारे लर्निंग कंटेंट्स का जिनको आप इस पोर्टल पे जाके टेक्स्ट और वीडियो दोनों ही फॉर्मेट्स में जो है वो एक्सेस कर सकते हैं। तो ई ज्ञान कोश क्या है, एक डिजिटल रेपोजिटरी, डिजिटल खजाना है उन सारे ही कंटेंट्स का, उन सारे स्टडी मटेरियल का जो कि आपको टेक्स्ट और वीडियो फॉर्म में अवेलेबल है। ODTEL, इसकी फुल फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओपन डिस्ट्रीब्यूटेड टेक्नोलॉजी एनहांस्ड लर्निंग, ODTEL। ये भी क्या है, ये भी इग्नू का एक लर्निंग फ्रेमवर्क है जो कि कन्वेंशनल जो ODL जो प्रोग्राम्स हैं उनको हेल्प करने के लिए बनाया गया है। ज़्यादा जानकारी इंपॉर्टेंट नहीं है इसकी, लेकिन जो फुल फॉर्म है वो आने वाले एग्जाम के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है। ओपन डिस्ट्रीब्यूटेड टेक्नोलॉजी एनहांस्ड लर्निंग, टेक्नोलॉजी का यूज करके ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम्स को रन करना। ई ज्ञान कोश विकी, पिछली स्लाइड में हमने ई ज्ञान कोश देखा था, अब देखो ई ज्ञान कोश विकी क्या है। इट्स अ कोलैबोरेटिव प्लेटफॉर्म फॉर करिकुलम बेस्ड ई कंटेंट जनरेशन एंड डिसमिनेशन। इंफॉर्मेशन जो है आपकी करिकुलम से रिलेटेड उसको प्रोवाइड कराना और डिसमिनेट करना यानी कि डिस्ट्रीब्यूट करना, बांटना जो है इसका एजेंडा है। और ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे जितने भी टीचर्स, रिसर्चर्स, NGOs या एजुकेशन सेक्टर से रिलेटेड लोग हैं वो कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं कि इस विकी प्लेटफॉर्म पे जाके इग्नू के जो आपका एजुकेशन से रिलेटेड कंटेंट है, मान लीजिए आपका कोई सब्जेक्ट है जिसके आप एक्सपर्ट हैं या फिर आप कोई रिसर्च कर रहे हैं जो आपको लगता है कि डिस्टेंस लर्निंग के बच्चों को भी इसका फायदा उठाना चाहिए, तो आप इस पोर्टल पे जाके अपने उस कंटेंट को लोड कर देंगे और उस कंटेंट को, या आपके एजुकेशनल कंटेंट है, मॉड्यूल है, मान लीजिए मैं मार्केटिंग पढ़ाती हूँ तो मुझे लगता है कि मार्केटिंग का जो मॉड्यूल है इसको मैं इस प्लेटफॉर्म पे अगर लोड कर देती हूँ तो डिस्टेंस एजुकेशन के बच्चों को भी बहुत फायदा होगा। तो ये एक ऐसा पोर्टल है और यही मैंने इसके डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है। तो अगेन अ वेरी गुड इनिशिएटिव ऑफ इग्नू, ये बहुत इंपॉर्टेंट और अच्छा इनिशिएटिव है। IUCTEFED अगेन ये अनयूजुअल सा इसका एब्रिविएशन है, इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। IUC आप इंटर यूनिवर्सिटी कंसोर्टियम से याद कर सकते हैं। TEFED क्या है बेटा, टेक्नोलॉजी इनेबल्ड फ्लेक्सिबल एजुकेशन एंड डेवलपमेंट। इसमें क्या हो रहा है, फ्लेक्सिबल एजुकेशन एंड डेवलपमेंट के लिए जो टेक्नोलॉजी यूज की जा रही है, जितने भी टेक्निकल प्रोग्राम्स या टेक्निकल इनोवेशंस की जा रही हैं वो इस प्रोग्राम, इस पोर्टल के अंदर आती है। और इसमें इग्नू की कोशिश ये रहती है कि जो इतना भी उसका स्टाफ है या फैकल्टी मेंबर्स हैं या सपोर्ट ग्रुप्स हैं उनको टाइम टू टाइम ICT से रिलेटेड चीज़ें जो नई आ रही हैं जिसको सप्लीमेंट करके वो अपने रेगुलर प्रोग्राम्स को इक्विप कर सकते हैं टेक्नोलॉजी से, उसमें उनको सेमिनार्स और वर्कशॉप्स जो हैं वो करवाते रहें टाइम टू टाइम। तो ये जो इनिशिएटिव है इसका, ये इसके बारे में बताता है। NCIDE, नेशनल सेंटर फॉर इनोवेशन एंड डिस्टेंस एजुकेशन, ये भी एक फैसिलिटी है ODL प्रोग्राम्स को सपोर्ट करने के लिए। तो इसमें भी फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इसके बारे में नहीं जानना ज़रूरी। NECIRC जो मैं आपको बात करी थी, जो इसकी जोन है 5th नॉर्थ ईस्ट की जो जोन है, नॉर्थ ईस्ट के जो बच्चे हैं उन्हें इग्नू का एक्सपोजर हो और ज़्यादा ईजिली वो चीज़ें रिट्रीव कर पाएँ, उसके लिए नॉर्थ ईस्ट काउंसिल ऑफ इग्नू रीजनल सेंटर खोला गया था। और इसमें क्या था, इसमें जो वहाँ के बच्चे थे उनके लिए बहुत ज़्यादा क्या बोलूँगी मैं, फंड्स भी, करोड़ में जो फंड्स था वो भी इस टाइम पे प्रोवाइड किया गया गवर्नमेंट के द्वारा। और इस जोन को जो है ज़्यादा से ज़्यादा इफेक्टिवली उस जोन के बच्चों को हेल्प करे, उसको काम करने के लिए इसको प्रमोट किया गया है। तो ये नॉर्थ ईस्ट का सेंटर है इग्नू का। इसके अलावा देखो 3 चीज़ें मैंने और लिखी हैं इसमें। प्रमोटिंग स्टूडेंट इनोवेशन, जो बच्चे इग्नू के रजिस्टर्ड स्टूडेंट हैं उनमें इनोवेशन से रिलेटेड चीज़ों में उनको कॉम्पिटेंट बनाने के लिए भी कुछ इनिशिएटिव्स जो हैं वो इग्नू रन करता है। नाम एकदम देखेंगे तो नहीं पता चलेगा, लेकिन एग्जाम में आ जाते हैं तो आपको एटलीस्ट इतना आइडिया होना चाहिए कि इस इनिशिएटिव में क्या बात हो रही है। आइडिया कंपटीशन इग्नू का ऐसा कंपटीशन है जिसमें अगर किसी बच्चे ने कोई इनोवेटिव आइडिया अपने एजुकेशन से रिलेटेड उसको लगता है तो वो सबमिट कर सकता है और फिर उसके बाद उसको असेस करके फाइनली जो भी उसको डिसीजन लेगी बॉडी वो उससे रिलेटेड डिसीजन होगा उस कंपटीशन का। तो यहाँ पे वो आप सबमिट कर सकते हैं। अन्वेषण, अन्वेषण जो प्रोग्राम है वो रिसर्च कल्चर,
रिसर्च कल्चर को उसमें इनकलकेट करने के लिए जो डिस्टेंस लर्निंग के बच्चे हैं, क्योंकि जनरली जब आप एक कन्वेंशनल प्रोग्राम में होते हैं तो आपको एक पुश मिलता रहता है बार बार चीज़ों को करने के लिए, वाइल ऑन द कॉन्ट्ररी जब आप कोई डिस्टेंस एजुकेशन का प्रोग्राम करते हैं तो आपको ऊपर क्योंकि कंटिन्यूस मॉनिटरिंग नहीं होती तो थोड़ा सा इंटरेस्ट लूज हो जाता है बच्चों का और नई चीज़ों को लेकर एक्सपोजर थोड़ा सा पीछे रह जाता है। तो वो पीछे ना रहे बच्चे, इसके लिए अन्वेषण जो प्रोग्राम है इसमें रिसर्च कल्चर को प्रमोट करने के लिए उससे जुड़े हुए जो मैटर्स हैं उनको इस प्लेटफॉर्म के जरिए जो है वो इग्नू का ये इनिशिएटिव इस कंटेक्स्ट में आया। और स्मार्ट इंडिया हैकाथन जो आपके लिए इंपॉर्टेंट बन सकता है, अगेन ये AICTE, यू कैन राइट डाउन, इट इज जॉइंट वेंचर ऑफ AICTE एंड MHRD। MHRD का है, इग्नू का, जिसमें कि क्या है पर्पस, इनोवेशन को लेकर, जो टेक्नोलॉजी के सेक्टर में इनोवेशन है उसको लेकर जो है यहाँ पर कॉम्पिटिशन्स और प्रोग्राम्स होते हैं जो हमारी न्यू एंड डिस्ट्रप्टिव टेक्नोलॉजी है। न्यू एंड डिस्ट्रप्टिव टेक्नोलॉजी का मतलब होता है ऐसी टेक्नोलॉजी जो कि पुरानी जो चीज़ें हैं उन्हें रिप्लेस कर सकती है अपनी बेहतर क्वालिटीज़ की वजह से। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आप ये GPS सिस्टम है आपका, ये एक डिस्ट्रप्टिव टेक्नोलॉजी है जिसने पुराने सारे सिस्टम्स को पीछे छोड़ दिया अपनी स्पेशल कैपेबिलिटीज से, अपने स्पेशल फीचर्स से। तो ऐसी डिस्ट्रप्टिव टेक्नोलॉजी, या फिर मैं नेटफ्लिक्स का अगर आपको एग्जांपल दूं तो नेटफ्लिक्स कैसे पॉपुलर हुआ, ये भी एक डिस्ट्रप्टिव टेक्नोलॉजी है। तो जो एजुकेशन या मार्केटर्स या इंडस्ट्रीज जिस वे में परफॉर्म कर रही हैं उसको में चेंज लाना टेक्नोलॉजी की मदद से। तो अगर आपकी टेक्नोलॉजी जो है वो ऐसे इनोवेटिव प्रोजेक्ट्स पे काम कर रही है तो इग्नू उसको सपोर्ट करने के लिए स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है। तो ये कुछ इनिशिएटिव्स थे। तो अगर मैं आज के लेक्चर को कंक्लूड करूं कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको क्या पढ़ना है दोबारा और क्या आपको याद होना चाहिए, तो वो है सबसे पहली बात जो आपको पता होनी चाहिए वो है कंपैरेटिव एजुकेशन। कंपैरेटिव एजुकेशन क्या होती है वो आपको पता होना चाहिए। ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग क्या होती है वो आपको डिफरेंस क्लियर होना चाहिए। जो हमारी इग्नू है, जो इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी है, वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, उसके कितने रीजनल सेंटर हैं, कितने जोनल ऑफिसेज हैं, कौन उसके चांसलर्स वाइस चांसलर हैं, वो आपको पता होना चाहिए। बैकग्राउंड में उसको कौन सी बॉडी रेगुलेट करने में हेल्प करती थी, वो क्या नाम था उसका, और बाद में उसका नाम डिस्टेंस एजुकेशन ब्यूरो हो गया है, वो आपको पता होना चाहिए। और इसके अलावा इग्नू के कौन से इनिशिएटिव्स हैं, नए इनिशिएटिव्स हैं सारे जो आज हमने डिस्कस किए, वो आपको अच्छे से पता होने चाहिए। तो डिस्टेंस लर्निंग को लेकर मुझे नहीं लगता इसके अलावा कुछ और कवर करने की ज़रूरत है, हमने काफ़ी डिटेल में इसको कवर किया है। आई होप आपको ये चीज़ें अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। एक बार लेक्चर को दोबारा देखिएगा, नोट्स बनाइएगा और रिवाइज कीजिएगा। आई एम श्योर आप एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन को किल कर पाएंगे। सो दैट वाज ऑल फॉर टुडे सेशन। अगर आज के सेशन में आपको कोई डाउट है या आप कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेशन में लिखकर ज़रूर बताइएगा। और अगर आज का सेशन आपको अच्छा लगता है देन डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। थैंक यू सो मच एंड सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। बाय बाय।